हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटोर दिवाकर सर। बच्चों, आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा वो ऑन डिमांड है। कई बच्चों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम और ग्राफ बना हुआ है एनसीईआरटी बुक में, सिर्फ उसी को फोकस करके मैं आज आपको पढ़ाऊँ। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ एक्स्ट्रा हम आज नहीं पढ़ने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ हम एनसीईआरटी के डायग्राम पर फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो चार डायग्राम है, दो डायग्राम है और दो ग्राफ है। तो इन सबको कोरिलेट करते हुए आज का जो लेक्चर है मैं उसी पर डिलीवर करूंगा। तो चलो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसका एवरेज ड्यूरेशन 28 डेज 29 डेज का है, एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दो तरह की साइकिल चल रही होती है फीमेल की बॉडी में। एक ओवरी के अंदर, जिसको हम ओवेरियन साइकिल कहते हैं, जिसको इस वाले डायग्राम से एनसीईआरटी बुक में दिखा रखा है, और एक यूट्रस के अंदर, जिसको यूट्राइन साइकिल कहते हैं, जिसको इस डायग्राम से दिखा रखा है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कुछ इवेंट्स ओवरी में होते हैं और कुछ इवेंट्स यूट्रस के अंदर होते हैं, जिसको दो अलग अलग डायग्राम से दिखा रखा है। लेकिन ये मत समझना कि ये 28 डेज अलग अलग है। ये एक ही 28 डेज है, और इन 28 डेज के अंदर कुछ इवेंट ओवरी में होता है और कुछ इवेंट यूट्रस में होता है। अकॉर्डिंगली दे आर कॉल्ड ओवेरियन इवेंट या ओवेरियन साइकिल, या मेंस्ट्रुअल साइकिल, यूट्राइन साइकिल इसको कहा जाता है। लेकिन ओवेरियन इवेंट और यूट्राइन साइकिल को कंट्रोल करने के लिए मेनली 5 हार्मोन कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दो तो यहाँ पर आप देख लो, पिट्यूटरी के हार्मोन है, जिसका लेवल दिखा रखा है कि कब लेवल ज़्यादा या कब होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ब्लू कलर का ग्राफ है वो एलएच का ग्राफ है, और जो रेड कलर का ग्राफ है, रेड कलर का, ये एफएसएच का ग्राफ है। लेकिन एफएसएच और एलएच दोनों को मिला के क्या कहते हैं? गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। और गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस का गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो जीएनआरएच का यहाँ पर ग्राफ नहीं देखा रखा है, तो इसका रोल हिडन है, क्योंकि जब तक ये सिक्रीट नहीं होगा तो एफएसएच और एलएच सिक्रीट नहीं होगा। 3 हार्मोन तो ये हो गए, एक हाइपोथैलेमस का, दो पिट्यूटरी का, और दो हार्मोन ओवरी का। ओवरी से दो हार्मोन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनमें से एक एस्ट्रोजन है जो ब्लू कलर से ग्राफ में दिखा रखा है, और जो रेड कलर का ग्राफ है वो प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ। तो ये जो हार्मोन्स हैं, इनका क्या रोल है, और कब इनका लेवल ज़्यादा या कम होता है, इन्हीं चीज़ पर फोकस करना है। ये जो टॉपिक है बच्चों, ये बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू और नीट पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो इन इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि ये आपको बोर्ड्स में भी फायदा पहुंचाए और नीट में भी फायदा पहुंचाए, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज का लेक्चर डिलीवर करूंगा। तो ध्यान से सुनना। लेट्स स्टार्ट विद द ओवेरियन इवेंट, कि ओवरी के अंदर क्या इवेंट होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। तो बच्चों, ओवेरियन साइकिल को ना आप ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ये वाला पार्ट जो ओव्यूलेशन के पहले हो रहा है, इसको आप फॉलिकुलर फेज कहते हैं। यहाँ पर लिखा है ना फॉलिकुलर फेज। जो फॉलिकुलर फेज है ओवेरियन साइकिल के रिगार्ड में, तो ओवेरियन साइकिल का जो पहला फेज है उसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं, और इसका जो सेकेंड फेज है इसको ल्यूटियल फेज कहते हैं। ल्यूटियल फेज कहते हैं। और दोनों के बीच में एक फेज होता है जिसको ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, ये मिडिल वाला जो फेज है। तो ओवेरियन साइकिल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ द ओवेरियन साइकिल इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज, सेकेंड हाफ इज कॉल्ड एज द ल्यूटियल फेज, और इन दोनों के बीच में जो फेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेटरी फेज। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये जो 3 फेजेस हैं, इनमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं, और इन तीनों इवेंट में कौन कौन सा हार्मोन कंट्रीब्यूट करता है। तो पहला तो ये है कि इसको फॉलिकुलर फेज क्यों कहते हैं। आपके सामने है कि फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। आपने पढ़ रखा होगा कि एक फीमेल बेबी का जब बर्थ होता है तो उसमें फॉलिकल ऑलरेडी बने होते हैं, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगनिंग होती है तो हर मंथ में जो फॉलिकल्स हैं वो ग्रो करते हैं। तो आप देख रहे हो कि ग्रो कर रहा है, और उनके फॉलिकल की ग्रोथ के लिए जो इवेंट्स हैं, जो
स्टेजेस हैं, वो स्टेजेस क्या क्या आता है? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और मोस्ट मैच्योर्ड फॉलिकल को क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। तो ये 4 मेन स्टेजेस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफियन। तो ये ग्राफियन फॉलिकल है। तो ग्राफियन फॉलिकल बनने तक का जो फेज होता है, दैट फेज इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि ओवेरियन साइकिल के फर्स्ट हाफ को फॉलिकुलर फेज क्यों कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि फॉलिकल का, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट होता है, फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बने हुए हैं पहले से, वो सिर्फ डेवलपमेंट हो रहा है। किसका डेवलपमेंट हो रहा है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा सवाल जो इससे रिलेटेड आपके आते हैं वो ये आता है कि इन फॉलिकल के डेवलपमेंट में कौन सा हार्मोन कंट्रीब्यूट करता है। तो देखना, यही सब चीज नोट करने का है। फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए यदि आपको किसी क्वेश्चन में एक हार्मोन के बारे में ऑप्ट करना हो, तो आपको किसके लिए ऑप्ट करना चाहिए? एफएसएच के लिए ऑप्ट करना चाहिए। इसीलिए इसका नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि 2 हार्मोन कौन फॉलिकल के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, तो एफएसएच के साथ एस्ट्रोजन हार्मोन आएगा। एफएसएच और एस्ट्रोजन, ये 2 हार्मोन जो होता है ना, यहाँ पर साइनर्जिस्टिक रोल प्ले करते हैं। साइनर्जिस्टिक रोल आपने पढ़ रखा होगा पहले, कि यदि 2 हार्मोन मिलजुल करके किसी फंक्शंस को करते हैं तो उसको साइनर्जिस्टिक इफेक्ट बोलते हैं। तो फॉलिकल के डेवलपमेंट में एफएसएच और एस्ट्रोजन साइनर्जिस्टिक रोल प्ले करता है। तो एक तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए, जिसको यहाँ पर इस ग्राफ से दिखा रखा है। आपको ये एस्ट्रोजन कहाँ से आता है? एस्ट्रोजन आप देख लो कि ये जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है ना, फॉलिकल कहाँ पर ग्रो कर रहे हैं? ओवरी के अंदर ही तो ग्रो कर रहे हैं। तो फॉलिकल्स जो ओवरी के अंदर ग्रो कर रहे हैं ना, तो वहीं पर ये जो ग्रोइंग फॉलिकल है ये एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि साइकिल के फर्स्ट हाफ में एस्ट्रोजन का सोर्स क्या है, तो ग्रोइंग फॉलिकल है। तो एफएसएच और एस्ट्रोजन मिलकर के फॉलिकल को ग्रो कराता है। तो फर्स्ट हाफ के बारे में हमने देख लिया। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन का ग्राफ है और यहाँ पर एफएसएच का ग्राफ देख रहे हैं। लेकिन एफएसएच के ग्राफ में एक चीज देखने को मिलता है कि ये एफएसएच शुरू में ज्यादा है और फिर अचानक कम हो गया, फिर ज्यादा हो रहा है। नहीं, यहाँ पर देख लो कि पहले ज्यादा है, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया। ऐसा होता है बेटा कि यहाँ ये सर यही सारी बातें तो है जो आपको अच्छे से समझनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि हर मंथ में यूजुअली फॉलिकल एक ही ग्रो करता है, लेकिन साथ साथ कई फॉलिकल ग्रो करने शुरू होते हैं। हर मंथ में एक फॉलिकल की ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती, कई फॉलिकल साथ साथ ग्रो करने शुरू होते हैं। लेकिन जो फॉलिकल की ग्रोथ अर्ली होगी, जो अर्ली ग्रो कर जाएगा, वो फॉलिकल एक हार्मोन सिक्रिएट करता है, इनहिबिन। वो फॉलिकल सिक्रिएट करता है कौन? इनहिबिन। और इनहिबिन एफएसएच के प्रोडक्शन को क्या करेगा? रोक देगा। इनहिबिन एफएसएच के प्रोडक्शन को रोक देता है ताकि एक ही मंथ में एक से ज्यादा फॉलिकल ग्रो ना कर पाए। इसीलिए ये जो एफएसएच का लेवल आप कम होता हुआ देख रहे हो, इसे कौन कम कर रहा है? इनहिबिन। इनहिबिन किसने शुरू किया? ये जो कई फॉलिकल्स ग्रो कर रहे थे एक साथ, उनमें से सबसे पहले फॉलिकल जो ग्रो करता है ना, वो इनहिबिन रिलीज करता है और इनहिबिन रिलीज करके इस एफएसएच के प्रोडक्शन को कम कर देता है। फिर इसका प्रोडक्शन ज्यादा क्यों होता है वो भी बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये हो गया, हमने इसके बारे में कर लिया। अब फिर से आते हैं ओवेरियन साइकिल पर। ओवेरियन साइकिल में फर्स्ट हाफ को हमने डिस्कस कर लिया। अब जब ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, तो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होने के बाद ये रप्चर करता है। देख लो, ये रप्चर करता है और रप्चर करके एग को रिलीज करता है। ये जो एग होता है, ये इस एग को हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। तो ये आपका एक ये क्वेश्चन आ गया सेकेंडरी oocyte के बारे में। ये क्वेश्चन आता है कि ओव्यूलेशन जो होता है, ओव्यूलेशन के समय एग किस स्टेज में होता है? वो किस स्टेज में होता है? सेकेंडरी oocyte के स्टेज में होता है। तो दूसरा सवाल कि ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन है? ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है ये दोनों, LH एंड FSH। LH एंड FSH। यदि तुम्हें यहां पर यह पूछा जाए कि ओव्यूलेशन के लिए सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन है, तो आपका आंसर होगा खाली LH।
यदि 2 हार्मोन पूछा जाए तो LH के साथ FSH भी। कम ज्यादा करके पूछा जाए तो आप कहोगे कि LH का कॉन्सेंट्रेशन हाई और FSH का कॉन्सेंट्रेशन उसके कंपैरिजन में कम। तो ये तीनों तरह से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं कि ओव्यूलेशन के लिए जो हार्मोन है वो कौन कौन सा हार्मोन है। इसके बाद एक चीज और कि जैसे हमने यहाँ पर देखा कि FSH का लेवल तो डिक्लाइन हो गया था, फिर ये इंक्लाइन कैसे हो जाता है, ये इंक्रीज कैसे हो जाता है। तो इंक्रीज कैसे होता है इसका कारण समझो। जैसे जैसे ये फॉलिकल्स ग्रो कर रहे थे, यहाँ पर कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा था, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा था। तो एस्ट्रोजन का जो पीक आता है ना वो 13 डे को आता है। नेचुरली अकरिंग साइकिल में 13 डे को पीक आता है एस्ट्रोजन का। देख लो ये पीक है 13 डे को। तो जब ये पीक आता है ना तो एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को जब पॉजिटिव फीडबैक देगा तो हाइपोथैलेमस GnRH के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, और GnRH का प्रोडक्शन जब बढ़ गया तो FSH और LH दोनों का प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। दिस इज नीडेड फॉर व्हाट, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के लिए 2 हार्मोन जरूरी है। वो 2 हार्मोन कौन कौन से हैं, LH एंड FSH। तो इसके कारण ओव्यूलेशन हो। 2 पार्ट हमने कर लिया। अब ओव्यूलेशन के बाद ये ओवरी से एग तो रिलीज हो गया, बचा हुआ जो रप्चर्ड फॉलिकल है इसका क्या होगा। ये जो बचा हुआ रप्चर्ड फॉलिकल है यही चेंज हो जाता है एक टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड में। इस टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड का नाम है कॉर्पस लूटियम। तो एक सवाल और नोट कर लेना कि कॉर्पस लूटियम के फॉर्मेशन में कौन हार्मोन हेल्प करता है। उसका आंसर है LH। LH हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम। तो कॉर्पस लूटियम के फॉर्मेशन में भी और LH इसको मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है। यदि LH यहां पर सिक्रीट होना बंद हो जाए तो कॉर्पस लूटियम परसिस्ट नहीं करेगा। तो कॉर्पस लूटियम बना। कॉर्पस लूटियम किसके इन्फ्लुएंस से बना, LH के इन्फ्लुएंस से बना। तो कॉर्पस लूटियम अब क्या करता है, जैसे हमने कहा कि कॉर्पस लूटियम एक टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड है तो कोई हार्मोन सिक्रीट करेगा। वो हार्मोन ये दोनों हार्मोन, ये देख रहे हो, ये जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है, सेकेंड हाफ में जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन आता है वो इसी से आता है, इसी से आता है, कॉर्पस लूटियम से आता है। सेकेंड हाफ में जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन आता है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट हाफ में जो एस्ट्रोजन आता है वो डेवलपिंग फॉलिकल से, सेकेंड हाफ में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों होता है। फर्स्ट हाफ में प्रोजेस्टेरोन नहीं है, देख लो एकदम फ्लैट ग्राफ्स आ रहा है। प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कॉर्पस लूटियम से होगा। कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन कब सिक्रीट करेगा, जब बनेगा। बनता ही कब है ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में बनता है, ओव्यूलेशन के बाद बनता है। तो कॉर्पस लूटियम विल सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। इसमें दोनों हार्मोन इंक्लूडेड है। ज्यादा किसका है लेवल, प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा है और एस्ट्रोजन का लेवल कम है। इसीलिए क्योंकि ये हार्मोन कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करता है और वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, इसीलिए कहते हैं लूटियल फेज। इसको लूटियल फेज कहते हैं। तो लूटियल फेज हो गया। तो लूटियल फेज में एक्टिव हार्मोन कौन है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। सोर्स क्या है, कॉर्पस लूटियम। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं इसके इवेंट को कि 3 तरह के इवेंट हैं ओवरी के अंदर। फॉलिकल ग्रो कर रहा है, इसको फॉलिकुलर फेज कहेंगे। ग्रो करने के बाद फॉलिकल रप्चर होकर के एग को रिलीज करेगा, उसको ओव्यूलेटरी फेज कहेंगे। और ओव्यूलेशन के बाद जो रिमेनिंग रप्चर्ड फॉलिकल है वो कॉर्पस लूटियम में बदल जाएगा। कॉर्पस लूटियम के फॉर्मेशन के लिए LH जरूरी है और कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करने के लिए भी LH जरूरी है। कॉर्पस लूटियम जो है वो सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन क्या रोल प्ले करता है उसके लिए हम यहाँ पर पहले आते हैं, उस पर आते हैं, यूट्राइन साइकिल। बच्चों जैसा हमने आपको अभी किया कि जो ओवेरियन साइकिल था, ओवेरियन साइकिल के 3 फेजेस थे, उसी तरह से यूट्राइन साइकिल के भी 3 फेजेस हैं। 3 फेजेस में क्या क्या फेज है, तो शुरू का जो फेज है अप टू 5 डेज, ये ब्लीडिंग फेज है जिसमें एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है। जो एंडोमेट्रियम किसको कहते हैं, इनर वॉल ऑफ यूट्रस। तो इनर वॉल ऑफ यूट्रस की शेडिंग होती है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन के बारे में भी बात करेंगे। दूसरा फेज जो होता है इसमें ब्रोकन डाउन एंडोमेट्रियम देख लो फिर से दोबारा बन रहा है, तो इसको इसीलिए प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। प्रोलिफरेशन किसका हो रहा है, एंडोमेट्रियम का हो रहा है। और फिर जो सेकेंड हाफ है
जिसको सिक्रेटरी फेज कहते हैं, जिसमें एंडोमेट्रियम देख लो काफी ज्यादा डेवलप हो गया। अब आते हैं इसके हार्मोन के लेवल कि ये जो शेडिंग हुई वो क्यों हुई। बच्चों, यूट्राइन साइकिल का डे 1 उस डे को माना जाता है, यूट्राइन साइकिल का डे 1 उस डे को माना जाता है जिस दिन से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पर देख लो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, दैट इज डे 1, और ये 3 से लेकर के 5 दिन का फेज होता है जिसमें एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है। एंडोमेट्रियम की शेडिंग होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करेगा लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट पर। जैसा अभी हमने कहा था कि कॉर्पस लूटियम बनता है सेकेंड हाफ में, कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन देख लो एंडोमेट्रियम को डेवलप करा रहा है। लेकिन यदि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रेगनेंसी नहीं हुई, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से रिपीट होगा। तो ऐसा होता है कि यदि प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये जो कॉर्पस लूटियम बना था, ये कॉर्पस लूटियम एंड तक आते आते डिग्रेड कर जाता है, और डिग्रेड, ये रिग्रेसिंग जो कॉर्पस लूटियम लिखा हुआ है इसी को कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। ये व्हाइट बॉडी, कॉर्पस एल्बिकेंस, इसको व्हाइट बॉडी कहते हैं। ये व्हाइट कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है एक प्रोटीन के कारण। इस प्रोटीन का नाम है ल्यूटीन प्रोटीन। तो जब कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में जैसे ही चेंज होगा, कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में जैसे ही चेंज होगा, कॉर्पस लूटियम के हार्मोन का अचानक क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रीट होने अचानक बंद हो जाते। जैसे ही ये बंद होते हैं, ये दोनों हार्मोन रिक्वायर्ड किसके लिए था, एंडोमेट्रियम को परसिस्ट करने के लिए। इस एंडोमेट्रियम को की शेडिंग को रोकने के लिए प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन वाज रिक्वायर्ड, और ये दोनों सिक्रीट होने बंद हो गए। जैसे ही सिक्रीट होने बंद हो गए, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल की शेडिंग शुरू हो गई, बिगनिंग शुरू हो गई, जिसमें एंडोमेट्रियम शेड करना शुरू हो जाता है। तो एक सवाल तो ये आता है, एक सवाल ये आता है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगनिंग होती है उसका इमीडिएट कॉज क्या है। इमीडिएट कॉज क्या है, प्रोजेस्टेरोन का अचानक डिक्लाइन हो जाना ड्यू टू चेंज ऑफ कॉर्पस लूटियम टू कॉर्पस एल्बिकेंस। यदि एक हार्मोन पूछा जाए कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन पूछा जाए तो क्या कहोगे, प्रोजेस्टेरोन एज वेल एज एस्ट्रोजन। ज्यादा कम पूछा जाए तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पर ज्यादा होता है और एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है। फर्स्ट हाफ में एस्ट्रोजन जरूर ज्यादा होता है, लेकिन सेकेंड हाफ में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है और एस्ट्रोजन कम होता है। सोर्स क्या है, कॉर्पस लूटियम। तो एक सवाल तो यहां से आ गया कि कौन सा हार्मोन का लेवल अचानक डिक्लाइन होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। तो ये हमने कर लिया। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम की जो शेडिंग हुई वो ब्रोकन डाउन एंडोमेट्रियम दोबारा बनेगा, वो ब्रोकन डाउन एंडोमेट्रियम दोबारा बनेगा, इसीलिए इसको प्रोलिफरेशन फेज कहते हैं। प्रोलिफरेशन किसका होता है, एंडोमेट्रियम। अब कहोगे कि ये प्रोलिफरेशन करता कौन है, ये वाला एस्ट्रोजन जो यहां से आ रहा था। कहां से आ रहा था, फॉलिकल से आ रहा था। डेवलपिंग फॉलिकल जो एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहे थे, उसका दो रोल है, एक तो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, और एक दूसरा ये यहाँ पर इफेक्ट शो कर रहा है कि एंडोमेट्रियम जो दोबारा रिपेयर होता है, रिपेयर होने में ये हेल्प करता है। कौन, एस्ट्रोजन। तो रिपेयर हो रहा है। तो यदि तुम्हें ये पूछा जाए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट हाफ को फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज क्यों कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, फॉलिकुलर फेज इसको कहते हैं ओवेरियन साइकिल के रिगार्ड, प्रोलिफरेटिव फेज इसको कहते हैं यूट्राइन साइकिल के रिगार्ड। ठीक है, तो नया लेयर फिर से बन गया। लेकिन ये जो नया लेयर बना, इसका फर्दर डेवलपमेंट सेकेंड हाफ में होता है। क्यों होता है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी हो या ना हो, हर मंथ में यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होता है। और क्यों प्रिपेयर होता है, क्योंकि बाद में यही एंडोमेट्रियम प्लासेंटा में चेंज होने हैं, और इसी प्लासेंटा के साथ अटैच्ड होगा कौन, यूट्रस। थ्रू इसी प्लासेंटा के साथ अटैच्ड होगा फीटस बाय मींस ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। तो उसके साथ जब अटैच्ड होगा तो उसके लिए तो यूट्रस का प्रिपेयर होना जरूरी। तो ये जो फर्दर थिकनिंग हो रही है, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ
टू हॉर्मोन्स फ्रॉम कॉर्पस लूटियम, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। बच्चों ये बात जरूर ध्यान रखना कि फर्स्ट हाफ में प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता फीमेल की बॉडी में, फर्स्ट हाफ में सिर्फ एस्ट्रोजन होता है, सेकेंड हाफ में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों होता है, और दोनों एंडोमेट्रियम को तैयार करता है प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन सेकेंड हाफ को जैसे यहाँ पे लिखा है कि लूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज दोनों लिखा है। तो लूटियल फेज तो कहते हैं इसको किसके रिगार्ड में, लूटियल फेज कहते हैं इसको, लूटियल फेज कहते हैं ओवेरियन साइकिल के रिगार्ड, ओवेरियन साइकिल के रिगार्ड में इसको लूटियल फेज कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन होता है। सिक्रीटरी फेज क्यों कहते हैं, सिक्रीटरी फेज इसलिए कहते हैं कि सपोज यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो रहा है, उस समय यूट्रस में कुछ यूजफुल सिक्रीशंस होते हैं, और उन यूजफुल सिक्रीशंस को हम क्या बोलते हैं, उन यूजफुल सिक्रीशंस को हम बोलते हैं यूटेराइन मिल्क। क्योंकि यदि सपोज एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया तो उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, प्लासेंटा बनने में तो वक्त लगता है, प्लासेंटल कनेक्शन एस्टेब्लिश होने में थोड़ा समय लगता है, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यदि हो गया तो एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया तो फिर एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन देगा, तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन देगा, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा वही यूट्राइन मिल्क। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड सिक्रीटरी फेज। जैसे बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ गया कि व्हाई इज सेकेंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज द लूटियल फेज एज वेल एज सिक्रीटरी फेज। तो आप इसको कैसे करोगे, इसको इस तरह से करोगे कि लूटियल फेज इसको इसलिए कहते हैं कि कॉर्पस लूटियम से रिलेटेड है ओवरी के अंदर, और सिक्रीटरी फेज इसलिए कहते हैं कि यूट्रस में कुछ यूजफुल सिक्रीशंस होता है प्रोबेबल फीटस के लिए, ताकि उस फीटस को न्यूट्रिशन मिल सके। तो बहुत डीप में ना जाते हुए इसको हमने सुपरफिशियली लिया है, जितनी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है उतनी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो प्रोबेबल क्वेश्चंस आपके बनते हैं हार्मोन से रिलेटेड, यदि आपसे ये पूछा जाए कि फॉलिकल के डेवलपमेंट में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, तो एफएसएच पिट्यूटरी का हार्मोन है। यदि दो हार्मोन पूछा जाए तो क्या कहोगे, एफएसएच और एस्ट्रोजन, इन दोनों का साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। ओव्यूलेशन के लिए आपको मेन हार्मोन पूछा जाए तो क्या कहोगे, ओव्यूलेशन के लिए मेन हार्मोन कहोगे आप एलएच। दो हार्मोन पूछा जाए तो क्या कहोगे, एलएच एंड एफएसएच बोथ, दोनों। एलएच ज्यादा चाहिए, एफएसएच उसके रिगार्ड में कम चाहिए, इसलिए एलएच ज्यादा है और एफएसएच कम है। तीसरी बात कि ये जो एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है ये किस हार्मोन के डिक्लाइन होने से होती है, तो आंसर होगा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। एक हार्मोन पूछा जाए तो प्रोजेस्टेरॉन, दो पूछा जाए तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों। सोर्स क्या था, कॉर्पस लूटियम। यदि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वो फिर से साइकिल क्या होगा, रिपीट होगा, और वो साइकिल रिपीट होगा ड्यू टू चेंज ऑफ कॉर्पस लूटियम इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। फिर एक सवाल ये आता है कि प्रोलिफरेशन, जो ब्रोकन डाउन एंडोमेट्रियम, इसको रिपेयर कौन करता है, उसको रिपेयर करता है एस्ट्रोजन। उसको फर्दर डेवलप कौन कराता है, तो प्रोजेस्टेरॉन मेनली। यदि प्रोजेस्टेरॉन के साथ दूसरा ऑप्शन भी करना है तो एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये सारी बातें होंगी। एक आखिर में एक बात और बताना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन आता है, ये नीट एग्जाम में आएगा, ये मुझे लगता है कि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है कि किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन 40 है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन 40 डेज है, तो ओव्यूलेशन किस डे को होगा। तो बच्चे नॉर्मली इसका आंसर क्या कर देते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि ओव्यूलेशन तो मिड में होता है, तो मिड कितना हो गया 20, तो 20 डे होगा ओव्यूलेशन का डे। ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो सबसे कंसिस्टेंट फेज होता है, जिसमें जिसके डेज में वेरिएशन नहीं होते, वो सेकेंड हाफ का ड्यूरेशन हमेशा 14 डेज ही होगा। लेकिन ये जो इसके प्री ओव्यूलेटरी फेज है, ओव्यूलेशन के पहले वाला फेज, ये क्वाइट वेरिएबल होता है। हर मंथ में जो साइकिल की डेज अलग अलग हो सकती हैं, या हर फीमेल में अलग अलग साइकिल के ड्यूरेशन होते हैं। उसका कारण यही है कि प्री ओव्यूलेटरी फेज इज मोस्ट फ्लक्चुएटिंग फेज। तो क्या करना है आपको, यदि 40 डेज की साइकिल पूछी गई है और ये आपसे पूछा गया कि ओव्यूलेशन क्या होगा, तो 40 में आपको माइनस करना है 14, चाहे वो 35 डेज की साइकिल है
तब भी आपको माइनस कितना करना है, 14 करना है, क्योंकि ये 14 जो है ये कंसिस्टेंट है, सेकेंड हाफ का ड्यूरेशन 14 डे होगा। तो इसमें जैसे मान लो 35 डेज की साइकिल है, तो ओव्यूलेशन पूछा गया आपको कि किस डे को होगा, तो 35 में 14 को आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो ओव्यूलेशन किस डे को हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है 21 डे को, 21st डे को ओव्यूलेशन होगा। इस केस में ओव्यूलेशन कब होगा, इस केस में ओव्यूलेशन होगा 26 डे। सेकेंड फेज को कंसिस्टेंट मान के चलना है, और जितना डे का साइकिल पूछा गया उसमें से आपको उसको माइनस कर देना है। तो बच्चों आज का जो क्लास था, हमें सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करना था, जैसे बच्चों ने हमें कहा था। तो हमने एनसीईआरटी की सारी बातें डिस्कस कर दी, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर दिए। मुझे लगता है कि आपकी क्वेरीज जो इस डायग्राम से रिलेटेड या ग्राफ से रिलेटेड आपकी जो क्वेरीज थी वो खत्म हो गई होगी। और यदि आपको लगता है कि ये यूज़फुल रहा आपके लिए, तो प्लीज़ और भी बच्चों के लिए शेयर करिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसका फ़ायदा और भी बच्चों को मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।